Hello everyone. So today we will discuss the chapter number 2, Reshaping India's Political Map, SST of Class 8. So let's learn. बेसिकली इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत कि कैसे जो है दिल्ली सल्तनत में कितने कितने आपकी डायनेस्टीज आई, कैसे उनका राइज हुआ, कैसे उनका फॉल हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइज ऑफ द दिल्ली सल्तनत was founded in 1206 AD. 1206 AD में ये बिगिनिंग हुई थी. तब मिली कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको एस्टेब्लिश किया था. इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके बाद इन्होंने अपनी दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग की थी, राइज किया था. सो ऐबक वाज द स्लेव एंड जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी. तो जो ऐबक थे वो भी एक स्लेव थे, वो भी मोहम्मद गौरी के. एंड इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ मुस्लिम रूल. तो धीरे धीरे इन्होंने ही बिगिन किया, मुस्लिम रूल आ गया इंडिया में. एंड 320 ईयर्स तक इंडिया के अंदर मुस्लिम रूल रहा, जिनको एस्टेब्लिश करने में कुतुबुद्दीन ऐबक का हाथ था. एंड टोटल 5 डायनेस्टीज हमने ऑब्जर्व की. 5 डायनेस्टीज रूल्ड द सल्तनत. दैट इज फर्स्ट वन वाज स्लेव, सेकेंड वन वाज खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी. द सल्तनत ब्रॉड पॉलिटिकल यूनिटी. इन लोगों ने कोशिश तो करी, पॉलिटिकल यूनिटी भी लाई ये हमारे पास, एंड न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी लाए, ट्रेड की भी ग्रोथ हुई, कुछ हमारा कल्चर एक्सचेंज भी हुआ, ये देखने को हमें मिला. फिर हमारे पास है कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से इनका राइज हो पाया, पॉसिबल हो पाए. सो इट वाज मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड विक्ट्रीज ऑफ टर्किश रूलर. क्योंकि ये टर्किश रूलर्स जो हैं, जो मुस्लिम उससे बिलोंग करते हैं डायनेस्टी से, ये बहुत बार इनकी ना मिलिट्री की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी और ये बार बार जीत रहे थे. वीकनेस थी इंडियन किंगडम्स में, आपस में इंडिया के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, आपस में एक एरिया से दूसरे एरिया वाले आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से उनकी यूनिटी नहीं थी, तो दूसरे ने बाजी मार ली. एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू सिस्टम. इनका थोड़ा सिस्टम भी अच्छा था, एफिशिएंट था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, रेवेन्यू टैक्स लेने का, कलेक्ट करने का सिस्टम. सपोर्ट ऑफ नोबल्स एंड लॉयल स्लेव्स टर्किश. तो ये थोड़े हैं लॉयल स्लेव्स हुआ करते थे टर्किश वाले. एंड कंट्रोल ऑफ रिच रिसोर्सेज ऑफ नॉर्थ इंडिया. इनका ना धीरे धीरे ना हमारे इंडिया पर इन्होंने जो हमारे रिसोर्सेज थे नॉर्थ इंडिया के, बहुत सारे रिसोर्सेज, जैसे कि आप वाटर रिसोर्स की बात करो, लैंड रिसोर्स की बात करो, फर्दर मिनरल रिसोर्सेज की बात करो, ठीक है, रिवर्स हमें मिलती है तो वाटर रिसोर्स में कंसीडर हो जाएगा. तो वहां पे इन्होंने हक जमाना स्टार्ट कर दिया, जिनकी वजह से इनको ये लगा कि अब तो हम इंडिया में अपनी जगह बना सकते हैं. बेसिकली दे वर फ्रॉम टर्की. तो इसीलिए इन्होंने टर्किश एम्पायर को बोला हमारे लिए. इन्होंने इंडिया में अफगानिस्तान, टर्किश, बहुत सारे मुस्लिम डायनेस्टी अलग अलग एरिया से आके रीयूनियन होके इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे कब्जा किया. सबसे पहले कॉजेज ऑफ फॉल. अब ध्यान देना, अब यहाँ पे बताया जाएगा कि इन्होंने लेगेसी जो थी इनकी खत्म क्यों हुई. पहली बात, जो इनके लास्ट में राजाज आए, जो कि हम देखेंगे लोधी डायनेस्टी के, वो थोड़े वीक सक्सेसर्स थे, ठीक है, राजा नहीं बन पाए, वो वीक थे, उनकी इतनी पावरफुल नहीं थे वो. इंटरनल कन्फ्लिक्ट, आपस में झगड़े हो गए इन लोगों के लास्ट में. वीक एडमिनिस्ट्रेशन. स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ये रन कर रहे थे, बट एट लास्ट इनका भी बहुत ज्यादा वीक हो गया एडमिनिस्ट्रेशन. और इकोनॉमिक प्रॉब्लम, टैक्सेस वगैरह को लेकर, एक्सपेंडिचर्स को लेकर, फेमाइन आने लग गए इंडिया में. और इन्वेजन, बहुत सारे मंगोल्स और बाबर जैसे सेंट्रल एशिया के पास आपस में ही मुस्लिम्स का जो है, बाबर जो स्टार्ट कर रहे थे हमारी मुगल्स की डायनेस्टी, तो यहाँ पर ये आया, हमें देखने को मिला कि यहाँ पर दूसरे एरिया के लोग या दूसरे डायनेस्टीज के लोग इनकी दिल्ली सल्तनत को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे. अब हमारे पास आया कि वीक सक्सेसर में कौन थे रूलर्स, जो कि लास्ट में हमें देखने को मिले. लाइक लेटर रूलर्स वर वीक थे, इंडल्ज इन लग्जरी एंड कुड नॉट कंट्रोल. एम्पायर को संभाल नहीं पा रहे थे, बस लग्जरी इंजॉय कर रहे थे. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में हमने देखा फाइट कर रहे हैं ये सेल्फिश इंटरेस्ट को लेकर, फ्रीक्वेंट मुझे राजा बनाओ, ऐसे लड़ाइयाँ हो रही हैं. वीक एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन आ गया, अनफेयर टैक्स सिस्टम आ गया, पुअर कंट्रोल हो गया इनका, पीपल इनसे सेटिस्फाई नहीं रहने लगे. इकोनॉमी प्रॉब्लम मैंने आपको डिस्कस किया अभी कि हैवी टैक्सेस हुए तो फेमाइंस वगैरह आने लगे, जिसकी वजह से इनका फॉल होने का एक रीजन ये भी था. इन्वेड. अब मंगोल्स और मुगल्स ने कोशिश करी कि अब हम इंडिया को कैप्चर करेंगे और दिल्ली सल्तनत वाले ये जो हमारी डायनेस्टीज थी, लास्ट वन वाज लोधी डायनेस्टी, इसको खत्म कर देंगे. अब हमारे पास आता है फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत. द सल्तनत स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन द लेट 14th century. तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन 1398.
अब जो हमारी डायनेस्टी थी सल्तनत वाली वो डिक्लाइन हो गई 14th सेंचुरी तक, मतलब बिल्कुल खात्मा हो गया, क्योंकि 1398 में ही जो तिमूर आया था उसने दिल्ली में क्या कर दिया, इन्वेड कर दिया, उसने कब्जा कर लिया एंड द सैयद डायनेस्टी बिकेम वीक। तो यहाँ पर हमने कि जो सैयद डायनेस्टी है वो वीक होती गई एंड बिकम वीक एंड लॉस्ट रियल पावर। फिर 1526 में फर्दर हमने देखा बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। वैसे तो यहाँ पर 1526 तक हमारे पास इब्राहिम लोदी चल रहा था, बट कुछ साल ही चला ये सिस्टम, फिर लोदी डायनेस्टी भी एंड हो गई क्योंकि इसको बाबर ने हरा दिया, इब्राहिम लोदी को। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में हुई थी, इब्राहिम लोदी एंड बाबर। तो बाबर जीत गया, अब बाबर अपनी डायनेस्टी बनाएगा, लोदी डायनेस्टी तो यहीं खत्म हो जाएगी। अब आया द दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड एंड मुगल एम्पायर बिगैन। सो दिल्ली सल्तनत जो है अब खत्म हो गई, मुगल एम्पायर आने लग गया। अब लेगेसी क्या थी इन लोगों की, यानी कि इनका क्या फॉलो किया गया फर्दर, इनकी क्या सिस्टम्स को इन्होंने बहुत ज्यादा अडॉर किया है। अब पॉलिटिकल यूनिटी नॉर्थ इंडिया में आई, डेवलपमेंट हो गया, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छे करके गए, रेवेन्यू सिस्टम का आइडियाज ला के दे के गए, ग्रोथ हो गई थी ट्रेड टाउन्स एंड क्राफ्ट की। तो मुगल्स ने जैसे एंट्री ली तो उनको बेस खड़ा हुआ मिला। इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था, यहाँ पर हमें लैंग्वेज बताई कि उर्दू में आर्ट एंड कल्चर डेवलप करके गए एंड फाउंडेशन वाज लेड बाय द, मतलब वही मैंने आपको बताया कि ये बेस खड़ा करके, फाउंडेशन खड़ा करके चले गए मुगल्स के लिए। कंक्लूजन ये निकला हमारे पास कि दिल्ली सल्तनत रोज विद स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड केपेबल एडमिनिस्ट्रेशन बट फेल ड्यू टू वीकनेस। तो वीकनेस की वजह से, डिसयूनिटी की, फॉरेन इन्वेजन की वजह से बेचारे चले गए। इनकी लेगेसी मतलब कि इन्होंने जो हमारे बेस फाउंडेशन इंडिया के लिए बना के दिया कल्चर के, उसमें रेवेन्यू सिस्टम, आर्किटेक्चर, तो वो आज भी जिंदा है। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द विजयनगर एम्पायर। वो था हमारे पास दिल्ली सल्तनत। अब विजयनगर एम्पायर देखते हैं। विजयनगर एम्पायर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदू एम्पायर ऑफ द मेडिवल इंडिया। मेडिवल का टाइम का है ये, एंड ग्रेटेस्ट हिंदू एम्पायर बोला इसको। इट वाज फाउंडेड इन 1336 एडी में बाय हरिहरा वन एंड बुक्का राय वन। इन दोनों ने मिलकर इसको फाउंड किया एंड इट्स कैपिटल वाज विजयनगर हम्पी ऑन द बैंक ऑफ रिवर तुंगभद्रा रिवर के किनारे ही विजयनगर एम्पायर स्थापित था। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज था एंड विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, बहुत अच्छा था। एंड द किंग वाज द हेड ऑफ द स्टेट। राजा वाला सिस्टम था, तो राजा हेड होगा स्टेट का एंड हैड एब्सोल्यूट पावर होती थी राजा के पास। एक तरह से मोनार्की हो गया। किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड राज्यास। तो जो उसका पूरा एक पोर्शन था उसके फर्दर छोटे छोटे टाइप्स या छोटे छोटे डिवाइड कर रखे थे एरियाज, जिसको इन्होंने बोला राज्यास। ठीक है, राज्य बोल दिया जैसे हिंदी में। अब हमारे पास आया अमारा नायका सिस्टम। अमारा नायका सिस्टम वॉज फॉलोड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी मैनेजमेंट। ये हमारा एक सिस्टम था जिसमें इन्होंने बताया कि आर्मी को और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल वर्क को कैसे इन्होंने मैनेज करना है। इंपॉर्टेंट रूलर्स आए, हरिहरा वन, बुक्का राय वन, इन्होंने फाउंड किया था इस एम्पायर को। देवराज टू आए नेक्स्ट, जो सक्सेसर बन के, वो भी ग्रेटेस्ट रूलर रहे। उन्होंने भी एम्पायर को सिर्फ एक्सपैंड ही किया, उन्होंने एनकरेज किया ट्रेड, एग्रीकल्चर और लिटरेचर के लिए। कृष्ण देव राय बहुत फेमस रहे हैं विजयनगर के लिए एंड द मोस्ट फेमस रूलर, मैंने जैसा कि बताया आपको, नॉन फॉर हिज कंक्वेस्ट। इन्होंने बहुत राज्यों को कब्जा किया और फैलाया अपना राज्य, और गुड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड प्रमोट किया उन्होंने। आर्ट और लिटरेचर के बहुत बड़े वो थे ये। ठीक है, इकोनॉमी कैसी थी? एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर मेन रहता था इनका। एंड इरिगेशन फैसिलिटीज वर वेल डेवलप्ड, इरिगेशन की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी थी। द एम्पायर वाज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक गोल्ड, डायमंड्स, आयरन एंड कॉपर। तो एम्पायर जो था, हीरे जड़े वहाँ पर, कॉपर, आयरन, डायमंड, गोल्ड, सब कुछ बहुत वहाँ पे उनको मिलता था। मतलब मिनरल रिच रिसोर्स वाला एरिया था ये। एंड इट वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छे थे। हॉर्सेस थे इनके पास, अरेबिया पर्शिया से इनके पास हॉर्सेस इंपोर्ट करते थे ये लोग। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिली जिसको हम बोल सकते हैं कि इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा रिच थी। कल्चर एंड अचीवमेंट क्या थे इनके? एम्पायर वाज अ सेंटर ऑफ आर्ट। यहाँ पे आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक और लिटरेचर की बहुत पैट्रन थे ये। एंड टेम्पल्स, पैलेस, फोर्ट एंड मार्केट भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते थे। मैग्निफिकेशन का मतलब है छोटी छोटी उसमें कलाकारियां दिखाना।
फेमस टेम्पल विथाला टेम्पल हम्पी में है, विरूपक्षः टेम्पल। कन्नड़, तेलुगु, तमिल एंड संस्कृत लैंग्वेज के बहुत बड़े भक्त थे ये लोग, पेट्रोनाइज्ड मतलब भक्त होना। लिटरेचर इनकी लाइक यहाँ पर दे रखा है, अमुक्ता मल्यादा बाय द कृष्ण देव राय वर रिटन, इन्होंने खुद लिखी थी कृष्ण देव राय जी ने, ये बहुत फेमस इनकी बुक रही है, ठीक है। लिटरेचर के मामले में डिक्लाइन क्यों हुआ भाई, राजा कृष्ण देव राय जब मर गए तो बहुत सारे वीक रूलर्स आए जो नहीं संभाल पाए, एम्पायर बहुत वीक हो गया, आपस में झगड़े हो गए, सक्सेशन डिस्प्यूट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं गद्दी पे बैठूंगा, वो बोलता है मैं बैठूंगा, तो आपस में झगड़ों की वजह से सब खो जाता है। Deccan Sultanate united and defeated Vijayanagar in the Battle of Talikota in 1565 AD। डेक्कन सल्तनत ने भी डिफीट कर दिया फिर विजयनगर को, एंड कैपिटल जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय और डिक्लाइन हो गई। इनकी लेगेसी को क्यों याद किया जाता है जी, इनकी लेगेसी को इसलिए रिमाइंड किया जाता है क्योंकि हमें जैसा कि देखने को मिल रहा है, हाँ जी, तो लेगेसी में हमें देखने को क्या मिला, विजयनगर एम्पायर लेफ्ट अ रिच कल्चरल एंड आर्किटेक्चर हेरिटेज। इन लोगों ने हमारे लिए क्या छोड़ा, बहुत ही रिच कल्चर छोड़ा, बेस बनाकर गए। इट प्लेड अ मेजर रोल इन प्रिजर्विंग हिंदू कल्चर को, इन्होंने ट्रेडिशन को आज तक जिंदा रखा। सो दिस वॉज इट, ये था हमारा सेकेंड। एंड थर्ड में हमें पढ़ना है मुगल्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाबर ने मुगल्स को एस्टेब्लिश किया था, बैटल ऑफ पानीपत में इन्होंने इब्राहिम लोदी से लड़ाई करी थी, उसके बाद ये दिल्ली में आ गए थे, बिगिनिंग इन्होंने ऐसे ही की थी। अब मुगल्स वर पावरफुल डायनेस्टी that ruled most of India for about 3 centuries। इन्होंने 3 centuries मतलब 300 साल के अराउंड इन लोगों ने हमारे ऊपर रोब रखा है। and they were from the Mughals were of Turco-Mongol origin। टर्किश, मंगोल ऐसे मिक्स होके मुस्लिम से, सारे बाबर फाउंडर था इनका मुगल एम्पायर का। इन्होंने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हरा दिया था। बाबर ने एस्टेब्लिश कर लिया था अपना मुगल रूल इंडिया में, और मुगल्स जो है सबसे ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी देखने को मिली। बाबर ने 1526 से 4 साल ही उन्होंने रूल किया। फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बोला जाता था। हुमायूं आए हैं 30 से 40 तक, फिर बीच में फिर से चले गए थे, 15 साल नहीं वो कर पाए, रीएस्टेब्लिश कर लिया 1555 से 56 तक। फिर तो अकबर ही आ गए 56 से 1605, इन्होंने बहुत साल तक रूल किया। फिर जहांगीर उनके बेटे आए 1605 से 1627 तक, शाहजहां आए 1628 टू 58 तक, 20 साल इन्होंने किया। 38, 48, 58, 30 इयर्स हो गए। औरंगजेब ने किया, फिर लास्ट औरंगजेब थे, उसके बाद तो यहाँ पे भी इनका डिक्लाइन हो गया था। चलो अब देखते हैं बाबर को क्या है, फाउंडर बोला, हुमायूं को बोला, इन्होंने रीएस्टेब्लिश किया। बीच में ये गायब हो गए थे क्योंकि कोई और डायनेस्टी आ गई थी जिसने रूल ले लिया था, बट इन्होंने रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश करी। अकबर ग्रेटेस्ट एम्पायर, इन्होंने पूरे एम्पायर को एक्सपैंड किया और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स भी लाए। अकबर को अच्छा माना जाता है। जहांगीर नॉन फॉर आर्ट कल्चर एंड जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अच्छा लाया इन्होंने, ये भी कला के बहुत बड़े भक्त थे जहांगीर। शाहजहां, इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई जिसमें बहुत बारीकी से काम किया गया, मतलब आर्किटेक्चर इनको है। ताजमहल भी शाहजहां ने ही बनवाया। औरंगजेब ने एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ड्यूरिंग हिज रेन, तो सबसे ज्यादा बड़े लेवल पर इन्होंने एम्पायर को खड़ा करा, स्थापित किया। अब एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। मुगल्स के टाइम पे बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला। मनसबदारी सिस्टम हुआ करता था ऑफिसर्स के लिए। प्रोविंसेस वर कॉल्ड सूबाज, सूबाज कहा जाता था। जो टैक्स लेने जाते सूबेदार्स बोला जाता था। एंड वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वाज मेंटेन, बहुत अच्छा सिस्टम था। डरते थे लोग हर काम करने से पहले कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा हमें, ये था। एंड इकोनॉमी कैसी थी इनके टाइम पे, एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन हमारा फर्स्ट वही मेन था। लैंड रिवेन्यू ले लेते थे, टैक्स वहां से वसूलते थे। ट्रेड एंड कॉमर्स उस टाइम पे फ्लॉरिश कर ही रहा था, अच्छा चल रहा था मुगल पीरियड में। न्यू क्रॉप्स देखने को मिली जहां बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ इंडिया को भी, उनको भी। पोटैटो, टमाटो, मेज, टबैको, चिली वर इंट्रोड्यूस, धीरे धीरे हो गए। एंड कल्चर अचीवमेंट, मुगल्स प्रमोटेड आर्क, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, इन सबके बड़े भक्त थे ये लोग। पर्शियन वॉज दी कोर्ट लैंग्वेज, पर्शिया बोलते थे ये, पर्शियन वहाँ की कोर्ट लैंग्वेज थी। एंड अकबर का जो कोर्ट था उसमें नवरत्न 9 जेम्स हुआ करते थे, जैसे आपको पता भी होगा बीरबल जो उनके नवरत्न में से एक रहा है।
9 पीपल थे उनके पास डिफरेंट डिफरेंट, जिनको वो 9 जेम्स कहते थे अपना। ग्रेट आर्किटेक्चरल वर्क, ताजमहल, रेड फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, जामा मस्जिद, ये सब इन्होंने ही बनवाया है मुगल्स ने, अलग अलग जो भी हमारे रूलर्स हमने एम्पायर्स पढ़े ऊपर। मिनिएचर पेंटिंग्स मुगल स्टाइल का ही एक एग्जाम्पल है, उन्होंने ही सेट किया मिनिएचर्स को, पहले नहीं हुआ करती थी। डिक्लाइन क्यों हुआ इनका? क्योंकि औरंगजेब की डेथ हो गई तो बाकी के जो भी एम्पायर आए वो वीक ही थे। नोबल्स फोर्ट अमंग देमसेल्व्स, आपस में लड़ रहे थे नोबल लोग, मराठा सिख जाट राजपूत सब आ गए थे, स्ट्रॉन्ग हो गए थे वो, तो एम्पायर ने लॉस्ट कर गया अपना कंट्रोल। एंड 1857 में तो लास्ट मुगल एम्पायर जो बहादुर शाह 2 थे वो पावर लूज कर गए, क्योंकि 1857 तक तो ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ एंट्री ले ली थी इंडिया में। नेक्स्ट हमें देखने को मिलती थी हमारी लेगेसी। लेगेसी के बारे में हम क्या जानते हैं? लेगेसी होती है कि आज भी उनकी कौन सी चीज जो है वो हमें इंस्पायर करती है या हम उनको याद रखते हैं। तो लेगेसी में हमें देखने को मिला मुगल्स जो थे उन्होंने ना बहुत सारी चीजें हमारे पास, अपना कल्चर, आर्किटेक्चर, हेरिटेज, ये सब चीजें छोड़ कर गए वो। एंड उन्होंने प्रमोट भी की बहुत सारी चीजें, जिसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सुलह कुल, पीस विद ऑल, शांति से रहने का आइडिया। मुगल आर्ट, आर्किटेक्चर एंड गार्डन्स आर स्टिल एडमायर, आज भी अगर कोई गार्डन आर्किटेक्चर या कोई भी बिल्डिंग ऐसी उन्होंने बनाई है तो आज भी लोग एडमायर कर रहे हैं। एंड द मुगल पीरियड वॉज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा, या कह सकते हैं बहुत जरूरी भी था ये। इन शॉर्ट मुगल्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग एंड वेल्दी एम्पायर सेटअप किया था इंडिया में। आर्ट कल्चर और आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सिस्टम आज भी, ये सारे सिस्टम आज भी वो लॉन्ग लास्टिंग रह गए, आज भी हमारे इंडिया में वर्क कर रहे हैं। रेजिस्टेंस टू द मुगल्स, अब मुगल्स को लड़ने के लिए या मुगल्स के साथ वो करने के लिए कौन कौन से हमारे अलग अलग जो लोग हैं वो आए देखने को, कौन कौन से ग्रुप या कौन कौन से कम्युनिटीज, सोसाइटीज आई जो ये मुगल्स से लड़ने के लिए कि हमें अपना, हमारा इंडिया वापस करो, या तुम तो इंडिया के भी नहीं हो, इसको लिए रेजिस्ट करने के लिए आए। तो राजपूत का रेजिस्टेंस था, राजपूत लोगों ने भी बहुत अच्छे से ब्रेवली मुगल एक्सपेंशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एंड राणा प्रताप थे मेवाड़ के ग्रेटेस्ट राजपूत रूलर थे, वो भी अकबर के खिलाफ गए। बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच में। दो द बैटल वाज नॉट अ कंप्लीट विक्ट्री, राणा प्रताप्स करेज बिकेम अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, हालांकि अकबर ही जीते बट स्टिल जो है बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी राणा प्रताप जी ने, तो इसलिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी में उनको विक्ट्री का सिंबल माना जाता है। मुगल एम्पायर वॉज पावरफुल बट नॉट अनचैलेंज्ड। इसमें आपको ये बोल रहे हैं कि मुगल एम्पायर पावरफुल भी था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके सामने कोई आता नहीं था, उसको कोई चैलेंज नहीं करता था। चैलेंज करते थे लोग कि भाई तुम गलत कर रहे हो या तुम अपना इस पावर से हट जाओ। तो बहुत सारे रूलर्स थे, कम्युनिटीज थी, प्रोटेक्ट करना चाहते थे वो अपनी फ्रीडम को, रिलीजन को। तो जैसा कि हमने देखा कि राजपूत रेजिस्टेंस था। अब सेकंड हम पढ़ते हैं मराठास का क्या। सबसे पहले राजपूतों में हमें बताया गया किसके बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में। अब मराठास में बताया जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। देन हम सिख रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, देन जाट एंड सतनामीज के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने फाउंडेशन बिठाया था मराठास एम्पायर का। उन्होंने गरिल्ला वेलफेयर के खिलाफ भी वो किया, टू फाइट मुगल्स, एंड ही यूज गरिल्ला वेलफेयर, हिट एंड रन टैक्टिक्स, मतलब वो करते थे हिट करो और भाग जाओ, ऐसे रन। ही डिफीटेड मेनी मुगल जनरल्स एंड कैप्चर्ड इंपॉर्टेंट फोर्ट्स, उन्होंने बहुत सारे मुगल जनरल और उसको मुगल्स को बहुत अपने एरिया या अपने फोर्ट में बंदी बना के रखा। द मराठास कंटिन्यू द रेजिस्टेंस इवन आफ्टर शिवाजी अंडर लीडर्स लाइक संभाजी आए, राजा राम आए, ताराबाई, सब लड़ते ही थे इनसे। थर्ड हमें देखने को मिला सिख लोगों का क्या रेजिस्टेंस रहा। सिख ऑल्सो रेजिस्टेड मुगल्स रूल्स को। उन्होंने औरंगजेब जब आया था, औरंगजेब ने बहुत बुरे बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से बहुत इंडिया परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से गुरु तेग बहादुर जी आए थे, उन्होंने मतलब उनको औरंगजेब ने एग्जीक्यूट करवा दिया 1675 में फॉर अपोजिंग रिलीजियस परसुएशन। इनको लगा औरंगजेब ने ना वो क्या करता था, धर्म बदलवाने पे जोर देता था, और जो गुरु तेग बहादुर जी थे वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे। तो इसने औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को फांसी पर लगवा के एग्जीक्यूट कराया 1675 में, और ये इल्जाम लगाया कि ये धर्म बदलने वाला सिस्टम कर रहे हैं। सो गुरु गोबिंद सिंह जी ऑर्गेनाइज द सिख एंड फाउंडेड द खालसा इन 1699। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्टार्ट किया, 10वें गुरु रहे गुरु गोबिंद सिंह जी।
ठीक है। अब हमें देखने को मिला खालसा के, एंड 1699 में इन्होंने खालसा को स्थापित करा। दो सिख फोर्ट मेनी बैटल्स लड़ी सिखों ने भी। स्ट्रॉन्ग एम्पायर अंडर महाराजा रंजीत सिंह महाराजा आए अब हमारे पास, तो महाराजा रंजीत सिंह ने भी मुगल्स के खिलाफ बहुत सारी बैटल्स लड़ी bravely. Jats and Satnamis. Jats under such leader like गोकुला, राजा राम, चूरामन, ये सारे लोग आए, इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया मुगल अथॉरिटी के लिए मथुरा में और भरतपुर में। एंड दे बिल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स एंड चैलेंज्ड मुगल पावर, और इन्होंने जो मुगल पावर थी उसको चैलेंज किया। सतनामीज रिलीजियस कम्युनिटी बोली जाती है, एंड इट लेड बाय बीरभान ऑल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट फोर्स। टैक्सेशन वगैरह के खिलाफ थे ये वाले। अदर रेजिस्टेंस आपने को देखने को मिली, बुंदेल्स थे, छत्रसाल थे, ये सारे छोटी छोटी कम्युनिटी वाले लोग थे। अहोम्स थे असम के, उन्होंने भी मुगल्स का एक्सपैंड नहीं करने दिया। मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज देखने को मिली छोटी छोटी, उन्होंने भी मुगल्स को नहीं मतलब उनके खिलाफ गए ये लोग भी। इम्पैक्ट क्या था, रेजिस्टेंस जो ड्रेन मुगल रिसोर्सेज एंड एनर्जी, इनकी एनर्जी ये धीरे धीरे वीक होते गए, एनर्जी खत्म होती गई, एंड इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ धीरे धीरे फिर लास्ट में मुगल एम्पायर। रिजल्ट क्या रहा कि न्यू पावर आ गई इंडिया में, ब्रिटिशर्स ही आए हालांकि, बट मुगल एम्पायर पूरी डिक्लाइन हो गई। So in the resistance to the Mughals shows the courage, unity and determination of people to protect their freedom, faith and culture. इन्होंने अपने faith, culture और freedom को बचाने की बहुत कोशिश करी। Freedom is never given, it is fought for and won. Freedom आपको दी नहीं जाती, आपको छीननी पड़ती है लड़कर। These resistance weakened the Mughal empire and laid the foundation for the rise of regional power. इसकी वजह से ही regional power का जो है rise होना start हुआ। सो दिस वॉज इट चैप्टर। हमने देखा सबसे पहले हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत का राइज, उसका फॉल भी देखा, फिर विजयनगर एम्पायर देखा, फिर हमने देखा कि मुगल्स आए और मुगल्स को रेजिस्ट भी किया गया, क्यों किया गया, ये सब हमने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।